सोचिए 17वीं शताब्दी का भारत है। बिना किसी पक्की सड़क के, बिना किसी मॉडर्न गाड़ी के और बिना इंटरनेट या फोन के। हाँ बिल्कुल। और ऐसे में कोई संदेश भेजना हो तो? वही तो। ऐसे में एक संदेश को पेशावर से जोधपुर तक पहुंचना है। एक ऐसा रास्ता जहां मीलों तक सिर्फ सूखी रेत है, खतरनाक घाटियां हैं और एकदम झुलसाने वाली हवाएं चल रही हैं। मतलब सर्वाइवल ही मुश्किल है वहाँ। एकदम। लेकिन वो संदेश मात्र 18 दिनों में अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है। मतलब सुनने में तो ये किसी आज की मॉडर्न एक्सप्रेस कुरियर सर्विस का दावा लगता है ना। हाँ, कोई सुपर फास्ट डिलीवरी सर्विस। बिल्कुल। लेकिन ये मारवाड़ के इतिहास का एक एकदम प्रामाणिक और अचूक तथ्य है। और इस असंभव को संभव बनाने के पीछे किसी मशीन का नहीं, बल्कि मरुभूमि के सबसे महान जीव का हाथ था। हमारा मारवाड़ का गौरव, ऊंट। अरे वाह, आज की इस डीप डाइव चर्चा की शुरुआत ही कितनी गजब है। मतलब ये जो प्रसंग है ना, ये इतिहास को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल देता है। हम अक्सर सभ्यताओं को कैसे नापते हैं? उनके बड़े बड़े किलों से या भव्य महलों से, है ना? हाँ, हमेशा बिल्डिंग्स और मॉन्यूमेंट्स ही याद आते हैं सबको। सही कहा। लेकिन जब हम मारवाड़ जैसी कठोर भौगोलिक परिस्थिति की बात करते हैं, जहां इंसान का सिर्फ जिंदा रहना ही किसी चमत्कार से कम नहीं है, वहां एक पूरे साम्राज्य का खड़ा होना कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल। जहां पानी की एक बूंद के लिए मीलों भटकना पड़े। हाँ, तो इस पूरी सभ्यता को अपने कंधों पर उठाने वाला ये जीव महज एक जानवर नहीं था। ये एक ऐसा चलता फिरता सर्वाइवल टूल था जिसने मारवाड़ के बंद दरवाजों को पूरी दुनिया के लिए खोल दिया। तो आज हम इसी सर्वाइवल टूल के इर्द गिर्द इस चर्चा को रखेंगे, क्योंकि जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए किताबों में तथ्य तो बहुत हैं, लेकिन हम आज उस असली रोमांच को डिकोड करेंगे। और उस ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को गहराई से समझने के लिए हमें पहले उस बुनियाद को देखना होगा जिस पे मारवाड़ टिका था। तो मतलब अगर हम इसे 4 मुख्य स्तंभों में बांटे तो वो होंगे कृषि, भारी सामान की ढुलाई, सामरिक महत्व और आम जनजीवन। बिल्कुल। और इन चारों में ये जीव एक सर्वसक्षम रथ की तरह काम करता था। अगर मैं एक मॉडर्न एनालॉजी दूं तो ऊंट उस दौर का एक अल्टीमेट मल्टीपर्पज ऑफ रोड व्हीकल था। ऑफ रोड व्हीकल? हाँ, मतलब सोचिए एक एसयूवी, एक ट्रैक्टर और एक टैंक, तीनों का कॉम्बो। और वो भी ऐसा जो बिना ईंधन यानी बिना पानी के हफ्तों तक चलता रहे। ये तुलना बहुत ही सटीक है। अगर हम कृषि की ही बात करें तो रेगिस्तान में कुएं कितने गहरे होते हैं तो सब जानते हैं। बाप रे, सैकड़ों फीट गहरे। हाँ, सैकड़ों फीट गहराई से पानी खींचना इंसान के बस की बात ही नहीं। वहां पानी निकालने के लिए एक विशेष ढलान बनाई जाती थी और ऊंट अपनी पूरी शारीरिक ताकत लगाकर भारी मात्रा में पानी खींचता था। इसके बिना तो रेगिस्तान में खेती या जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। और इसके साथ ही वो जो ट्रैक्टर वाला काम है, यानी भारी सामान की ढुलाई, मरुस्थल के एकदम दुर्गम रास्तों पर जहां पहिए तक धंस जाते हैं, वहां मणों बंद भारी सामान ढोना कोई आसान काम नहीं है। बिल्कुल नहीं। और अगर हम घोड़ों से इसकी तुलना करें ना, तो घोड़ों के खुर छोटे और कठोर होते हैं, तो वो रेत में गहरे धंस जाते हैं और जल्दी थक जाते हैं। लॉजिकल है। हाँ, लेकिन इसके उलट ऊंट के पैर नीचे से चौड़े और गद्देदार होते हैं। जब वे रेत पर पड़ते हैं तो उनका फैलाव बढ़ जाता है, जिससे सतह पर दबाव कम पड़ता है। इसी जीव विज्ञान के कारण वे भारी बोझ उठाकर भी उस भुरभुरी रेत पर आसानी से चल पाते हैं। और यही जो चौड़े गद्देदार पैर वाली संरचना है ना, इसी ने ऊंट को उस समय का सबसे बड़ा सामरिक अस्त्र बना दिया, यानी टैंक वाला काम। एकदम सही। युद्ध के समय सेना तक रसद पहुंचाना हो या रातों रात कोई रणनीतिक संदेश भेजना हो, ऊंट रेगिस्तान का निर्विवाद राजा था। और एग्जाम्स के दृष्टिकोण से भी यह तथ्य बार बार आता है कि मारवाड़ का साम्राज्य विस्तार इस जीव के बिना भौतिक रूप से असंभव था। हाँ, और जब सामरिक आवश्यकता और गति की बात आती है तो जोधपुर हकीकत की बही में दर्ज वो ऐतिहासिक सफर बहुत प्रासंगिक हो जाता है, जिसका जिक्र आपने एकदम शुरू में किया था। हाँ, रबारी राधोदास का वो अचूक सफर। बिल्कुल। काबुल में महाराजा जसवंत सिंह प्रथम का देहांत होता है और रबारी राधोदास पेशावर से महाराजा की पाग यानी उनकी पगड़ी लेकर जोधपुर के लिए निकलते हैं और मात्र 18 दिन में वो अकल्पनीय दूरी तय कर लेते हैं। मात्र 18 दिन में? रोंगटे खड़े हो जाते हैं सोचकर। और ये कोई इकलौती घटना नहीं है। एक और प्रसंग है जहां महाराजा अजीत सिंह जी के जन्म की बधाई का संदेश लेकर एक दूत जोधपुर से लाहौर मात्र 8 दिन में पहुंच गया था। 1 मिनट, 8 दिन में जोधपुर से लाहौर? मतलब सोचने पे मजबूर होना पड़ता है कि इन यात्राओं में दिन और रात का तो कोई भेद ही नहीं रहा होगा।
कोई सोता कब होगा? वही तो सर्वाइवल की चरम सीमा है। और मेरे पास ऐतिहासिक ग्रंथ रतन मंजरी का एक तथ्य है जो इस रफ्तार को और भी चौंकाने वाला बनाता है। इसमें लिखा है कि एक बेहतरीन नस्ल का ऊंट एक ही रात में 100 कोस की दूरी तय कर सकता है। 100 कोस? हाँ, 50 कोस जाना और उसी रात 50 कोस वापस आना। अगर हम एक कोस को लगभग 3 किलोमीटर माने तो ये एक रात में 300 किलोमीटर हुआ। ये तो बहुत ज्यादा है। वही ना, मैं यहाँ थोड़ा पुशबैक देना चाहूंगा। मतलब क्या ऐतिहासिक ग्रंथों में यह आंकड़ा कोई अतिशयोक्ति या एग्जैजरेशन नहीं लगता? जैविक रूप से एक जानवर के लिए सूखी रेत पर एक रात में इतनी दूरी तय करना कैसे संभव है? ये संशय बहुत सी लॉजिकल है। मैं भी पहली बार में यही सोचती हूँ, लेकिन इसे अतिशयोक्ति मानने से पहले हमें ऊंट की चाल के पीछे का विज्ञान और उस दौर के 2 ऐतिहासिक शब्दों को समझना होगा। अच्छा, कौन से शब्द? देखिए, घोड़े हवा में उछलकर दौड़ते हैं, जिसमें उनकी ऊर्जा की भारी खपत होती है, लेकिन ऊंट दौड़ते समय अपने शरीर को बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं करता। वो एक क्षैतिज लय यानी हॉरिजॉन्टल मोशन में आगे बढ़ता है। मतलब एनर्जी सेविंग मोड में चलता है। एकदम। और ग्रंथों में इस अविश्वसनीय गति को समझाने के लिए 2 विशेष शब्द हैं। पहला है जमी करवत। जमी करवत, इसका क्या अर्थ होता है? इसका शाब्दिक अर्थ है जो अपनी गति से जमीन को काटता हुआ प्रतीत हो। ये एक ऐसी अवस्था है जहां ऊंट के पैर एक मशीन की तरह बिना रुके सतह को पीछे धकेलते जाते हैं। अच्छा, तो मतलब ये कोई छोटी दूरी की तेज दौड़ या स्प्रिंट नहीं है, बल्कि एक अत्यधिक तीव्र और लगातार चलने वाली मैराथन है। हर कतरा इस्तेमाल करता है। और यही बात दूसरे ऐतिहासिक शब्द से सिद्ध होती है, जो है फिनाना खतो। फिनाना खतो, ये थोड़ा मुश्किल शब्द है। हाँ, ये उस अवस्था को दर्शाता है जब जानवर अपनी शारीरिक क्षमता के बिल्कुल चरम पर होता है। अपनी इतनी तेज गति के कारण वो मुंह से लगातार झाग यानी फीड निकालता हुआ चलता है। ओहो, मतलब वो एकदम अपनी लिमिट पुश कर रहा है। हाँ, ये कोई आम सफर नहीं होता। ये जीवन और मृत्यु के बीच का संघर्ष होता है, जहां एक संदेश का पहुंचना राज्य के बचने के लिए जरूरी होता है। तो जब हम जमीकरवत, कदमों और फिनाना खतो अवस्था को समझते हैं, तो वो 100 कोस का आंकड़ा कोई अतिशयोक्ति नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक दस्तावेजीकरण लगता है। गजब की बात है। जमी करवत और फिनाना खतो, इन शब्दों में ही उस हाड़तोड़ सफर की थकान महसूस हो रही है ना? लेकिन इतनी चरम गति तक पहुंचने की प्रक्रिया अचानक तो नहीं होती होगी। जैसे मेरी स्पोर्ट्स कार वाली एनालॉजी लें तो कार सीधे टॉप गियर में तो नहीं जाती ना? बिल्कुल नहीं, उसे एक क्रमिक लय चाहिए होती है। हाँ, तो जैसे 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स होता है, वैसे ही मरुस्थलीय शब्दावली में ऊंट की चाल को भी अलग अलग गियर्स में बांटा गया है। ये सिर्फ दौड़ना नहीं है, ये रेत पर कदमों की एक पूरी ताल है। और मारवाड़ की ग्रामीण संस्कृति ने इस चाल की हर लय को बहुत ही बारीकी से पहचाना है। तो चलिए इन गियर्स को डिकोड करते हैं। पहला गियर है मुद्रो। मुद्रो, हाँ, ये सबसे शांत, धीमी और सधी हुई चाल है, जब जानवर बिना किसी हड़बड़ी के आराम से अपनी यात्रा शुरू करता है। और इसके बाद जो दूसरा गियर आता है वो है धाण। इस अवस्था में कदमों में एक स्पष्ट लय आ जाती है। लंबी यात्राओं के लिए ये सबसे आइडियल मानी जाती है, क्योंकि इसमें जानवर की ऊर्जा कम खर्च होती है। सही कहा। फिर आती है तीसरी अवस्था, यानी तीसरा गियर, तबड़को। तबड़को नाम से ही थोड़ा तेज लग रहा है। हाँ, ये एक मध्यम तेज लय है। यहाँ से गति थोड़ी आक्रामक होने लगती है और सवार को थोड़ा सतर्क होना पड़ता है। और जब गति को और बढ़ाना हो तो आता है चौथा गियर, रबड़को। ये अत्यंत तेज और जोरदार चाल है। इस अवस्था में सवार को अपना संतुलन बनाए रखने के लिए बहुत महारत चाहिए होती है। और अंततः वो टॉप गियर, 5वां गियर, जिसे खग्रो कहा जाता है। खग्रो, हाँ, ये अत्यधिक तीव्र गति है जो सीधे उस फीणा नाकथो की अवस्था तक ले जाती है। जब एक एक पल कीमती हो, तब इस खग्रो चाल का उपयोग होता था। मुद्रो, धारण, तबड़को, रबड़को और खग्रो। जो लोग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो इन 5 शब्दों को अच्छे से याद कर लें। बिल्कुल, ये सीधे पूछे जा सकते हैं। और इसके अलावा भी स्थानीय भाषा में इनके कई नाम है ना? हाँ, जैसे टोडियो, जाकोड़ो, मैयो और टोड। और अगर हम संस्कृत की तरफ जाएं तो उष्ट्र और करव जैसे शब्द तो हमने सुने हैं, लेकिन एक और बहुत दिलचस्प शब्द है क्रेमलक। क्रेमलक, हाँ, और ये इसलिए खास है क्योंकि ध्वन्यात्मक रूप से यानी सुनने में ये दुनिया की कई अन्य भाषाओं के शब्दों का मूल लगता है। जैसे अंग्रेजी का कैमल
अरे हाँ, क्रेमलक और कैमल काफी मिलते जुलते हैं। इसका मतलब ये जीव केवल रेत पर ही नहीं बल्कि सभ्यताओं के बीच भाषा के स्तर पर भी सफर कर रहा था। क्या बात है। और मारवाड़ी भाषा में एक और बहुत विशिष्ट शब्द है पाकिट। पॉकेट, इसका क्या मतलब हुआ? इसका अर्थ होता है उम्र में परिपक्व, अत्यंत बूढ़ा और अनुभवी ऊंट। अच्छा, मतलब अगर खगरो टॉप गियर वाली स्पोर्ट्स कार है तो पॉकेट एक विंटेज क्लासिक कार की तरह है। एकदम सही एनालॉजी। उस पाकिट ऊंट के पास भले ही अब तेज रफ्तार ना हो, लेकिन उसके पास रेगिस्तान के हर रास्ते, हर तूफान और तारों की दिशाओं का ज्ञान होता है। इसीलिए बड़े काफिलों में हमेशा एक अनुभवी पॉकेट ऊंट को सबसे आगे रखा जाता था ना, ताकि वो रास्ता दिखा सके। बिल्कुल। अनुभव का ये सम्मान मरुस्थल की संस्कृति का बहुत बड़ा हिस्सा है। तो अब तक हमने युद्ध, व्यापार और संदेशवाहकों की बात की, लेकिन ये जो टॉप गियर यानी खगरो है, ये सिर्फ सैनिकों के काम नहीं आया। अच्छा, और कहाँ काम आया? राजस्थान की अमर प्रेम कथाओं में ये सबसे भरोसेमंद गेटवे व्हीकल भी था। इन कहानियों में ऊंट सिर्फ एक सवारी नहीं बल्कि एक मूक लेकिन बहुत ही अहम साक्षी रहा है। हाँ, और अगर हम मारवाड़ का लोक साहित्य पढ़ें तो इन जानवरों को बाकायदा एक चरित्र या कैरेक्टर का दर्जा दिया गया है। इनके अपने नाम और व्यक्तित्व होते थे। जैसे ढोला मारू की अमर प्रेम कथा ले लीजिए। हाँ, ढोला मारू। उनके ऊंट का नाम था मुधरो। वही मुधरो चाल जिसकी हमने पहले चर्चा की थी। शांत और धीमी, उस लंबी और कष्टदायी यात्रा में जहां हर तरफ निराशा थी, उस मुधरो ने बिना विचलित हुए अपना अडिग सफर जारी रखा। मतलब वो सिर्फ एक जानवर नहीं था, वो उनके धैर्य और प्रेम का एक प्रतीक बन गया। एकदम। और ऐसा ही एक चमत्कारिक प्रसंग मूमल और महेंद्रा की कथा में भी है। महेंद्रा के ऊंट का नाम चीकल था। चीकल। हाँ, और उस ऊंट ने अमरकोट, जो आज सिंध में है, वहां से लोदरवा, जैसलमेर तक का अकल्पनीय सफर रातों रात तय किया था। रातों रात, फिर से वही चरम गति। ये लोक कथाएं ये दिखाती हैं कि मरुस्थल के लोगों और इस जीव के बीच कितना गहरा भावात्मक संबंध था। बिल्कुल। लेकिन जब हम इसके इतने सारे उपयोग देखते हैं, खेतों में पानी खींचना, युद्ध में लड़ना और रातों रात भागना, तो ये तो तय है कि एक ही तरह का जानवर ये सब नहीं कर सकता। सही पॉइंट है। अलग अलग कामों के लिए अलग अलग इंजीनियरिंग की जरूरत होती है। हाँ, तो ऐतिहासिक अध्ययनों में इन नस्लों पर बहुत चर्चा होती है और एमसीक्यूज में भी ये सवाल बहुत आते हैं। मुख्य रूप से दो नस्लें सबसे प्रसिद्ध हैं। पहली नस्ल है नाचना। नाम से ही पता चलता है कि ये कुछ कलात्मक और फुर्तीला है। नाचना नस्ल। हाँ, ये ऊंट अपनी छरहरी काया, सुंदरता और अत्यधिक तेज गति के लिए जाने जाते हैं। इनका शरीर हल्का और पैरों की बनावट लंबी होती है। मतलब ये सेना के कार्यों, त्वरित संदेश भेजने और सवारी के लिए बेस्ट हैं, हमारी स्पोर्ट्स कार। बिल्कुल। और अपनी विशेष नृत्य शैली के कारण ये दूर दूर तक प्रसिद्ध हैं। और इसके ठीक उलट तीसरी प्रमुख नस्ल है गोमठ। गोमठ ऊंट। जहां नाचना गति के लिए है, वहीं गोमठ अपनी अपार ताकत के लिए जानी जाती है। मतलब ये हैवी ड्यूटी ट्रक है। इनका शरीर मजबूत, गठीला और सीना चौड़ा होता है। उबड़-खाबड़ रास्तों पर भारी बोझा ढोने और खेती के लिए यही नस्ल काम आती है। और इन दोनों नस्लों की इस अपार क्षमता के पीछे इनके आहार यानी इनके खाने का बहुत बड़ा रोल है। हाँ, क्योंकि रेगिस्तान में पिज्जा बर्गर तो मिलेगा नहीं। अरे नहीं, वहां तो कंटीली झाड़ियां, खेजड़ी के पत्ते और बबूल ही मिलते हैं। और कांटे खाना आसान थोड़ी है। बिल्कुल। इनकी शारीरिक संरचना ऐसी है कि इनके मुंह का भीतरी हिस्सा अत्यंत कठोर होता है, जिससे ये नुकीले कांटों को भी बिना चोट खाए चबा जाते हैं। गजब का प्राकृतिक अनुकूलन है। और ये रूखे पौधे इन्हें हफ्तों तक ऊर्जावान बनाए रखते हैं। लेकिन इतनी जीवटता के बाद भी कुछ बीमारियां हैं जो इनके लिए बहुत घातक होती हैं, है ना? हाँ, और एग्जाम्स के लिए इन बीमारियों के नाम बहुत जरूरी हैं। सबसे घातक बीमारी है सर्रा। सर्रा, ये क्या होती है? ये एक परजीवी या पैरासाइट से फैलने वाला इन्फेक्शन है जो सीधे इनके खून पर हमला करता है। इसमें जानवर को तेज बुखार आता है और उसका वजन तेजी से गिरने लगता है। मतलब ये उनकी एनर्जी का सोर्स ही सोख लेती है। हाँ, इसके अलावा दूसरी बीमारी है खाज या मांज। खाज मतलब त्वचा का संक्रमण। बिल्कुल। रेगिस्तान में सूखी रेत और धूल के कारण ये तेजी से फैलता है। जानवर के बाल झड़ने लगते हैं और बहुत भयंकर खुजली होती है। बेचारे। और मैंने सुना है निमोनिया भी एक बड़ी समस्या है। हाँ, निमोनिया। ये थोड़ा विरोधाभासी लगता है क्योंकि लोग सोचते हैं
रेगिस्तान तो हमेशा गर्म रहता है। लेकिन रेगिस्तान की रातें तो जमा देने वाली होती है। एकदम सही। दिन की झुलसाने वाली गर्मी और रात की सर्द ठंड, इस अचानक बदलाव से इनके श्वसन तंत्र पर बहुत दबाव पड़ता है, जिससे निमोनिया हो जाता है। का एक संपूर्ण चक्र बन जाता है। हाँ, उस धरोहर चक्र के 4 पहलू हैं। पहला, इतिहास, जहां रबारी राधोदास का पेशावर वाला सफर हमें गति दिखाता है। दूसरा है अर्थव्यवस्था, जहां गोमट जैसी नस्लों ने कृषि और व्यापार का भार उठाया। तीसरा है संस्कृति, जहां ढोला मारू की कहानियों में ये अमर हो गए। और चौथा है जीव विज्ञान, जहां जमीकरवत कदमों और नाचना नस्ल ने मरुभूमि में जीवन संभव बनाया। ये चक्र साबित करता है कि मारवाड़ की रेत में ये महानायक हमेशा जिंदा रहेगा। बिल्कुल। हम अक्सर इतिहास को सिर्फ इंसानों की नजरों से देखते हैं, लेकिन कई बार सभ्यताओं की असली चाबी प्रकृति और इन जीवों के पास होती है। एकदम सही बात कही आपने। और आज की इस चर्चा का अंत मैं एक गहरे सवाल के साथ करना चाहूंगा। जो लोग हमें सुन रहे हैं वो इस पर जरूर विचार करें। हाँ, बताइए। देखिए, अगर ऊंट ने मारवाड़ के इस पूरे इतिहास और सभ्यता का भार अपनी पीठ पर उठाया है, तो आज आधुनिक युग में जब इनका उपयोग कम हो रहा है, तो क्या हम केवल एक जानवर को खो रहे हैं, बहुत गहरा सवाल है ये। या फिर हम अपनी पूरी संस्कृति की एक धुरी को खो रहे हैं? आज जब जलवायु परिवर्तन के कारण मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है, तो इस महानायक का जीव विज्ञान हमारे भविष्य के अस्तित्व को बचाने का एक बहुत बड़ा मॉडल हो सकता है। बिल्कुल। न्यूनतम संसाधनों में अधिकतम ऊर्जा उत्पन्न करने की इनकी क्षमता भविष्य के लिए एक बड़ा सबक है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप इतिहास की किताबें पढ़ें, तो उन जमी करवत कदमों की आहट में केवल बीते युग की गूंज नहीं, बल्कि भविष्य के सबक भी तलाशिएगा। बहुत ही शानदार विचार। इसी के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। मिलेंगे आपसे अगले डीप डाइव में एक नए विषय और एक नए दृष्टिकोण के साथ।